हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही है। आज हम लेकर के आए हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। यहाँ से हम ज्योग्राफी का एक अलग से अध्ययन करने जा रहे हैं। एक के बाद एक चैप्टर जब हम पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो 11th क्लास की ज्योग्राफी के माध्यम से हम ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चैप्टर शुरू करते हैं। माध्यमिक स्तर तक आपने भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। अब आप एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ कहा गया है माध्यमिक स्तर तक आपने भूगोल को पढ़ा है और यहाँ पर आपने समायोजित रूप से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स इनको आपने पढ़ा है। अब ये 11th क्लास से ज्योग्राफी एक सेपरेट सब्जेक्ट बनता है, अलग से पढ़ा जाता है और इसके तहत हम अपने पृथ्वी और पृथ्वी के आसपास घटित होने वाली सभी घटनाएं, इस पर पाए जाने वाले अंत्य प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल विषय के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि भूगोल को जब हम अलग से पढ़ने जा रहे हैं तो इसको विशेष तौर से अलग करके पढ़ने की आवश्यकता होती है। भूगोल एक बहुत ही बड़ा विषय है। हम पृथ्वी पर रहते हैं। हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए विभिन्न प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों और जैसे पशुओं और खाद्य पौधों पर निर्भर था। समय व्यतीत होने के साथ हमने विभिन्न तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। तो यहाँ बताया गया है कि शुरू में हम पृथ्वी से ही जो हमें प्राप्त होता था प्राकृतिक रूप से, हम उसी को ही ग्रहण करते थे, उन्हीं से ही अपना जीवन चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने नई नई तकनीक खोजी, उससे हम पृथ्वी से अपने मन माफिक जो क्रियाएं करते हैं और उससे अपने लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, फसलें प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम अपने आवश्यकता के अनुसार सभी क्रियाएं करते हैं। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया है, यानी कि ढाल लिया है। हमें ज्ञात है कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ हम रहते हुए पृथ्वी पर अपने भौगोलिक परिदृश्य को बदलते हुए आगे बढ़ते हैं, जीते हैं और जो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सामाजिक संगठन और अनुकूलन तथा और जैसे परिष्करण विधियाँ हैं, उनको अपनाते हुए जीवन जीते हैं। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक होना चाहिए कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, यहाँ जीवन कैसे हुआ और जीवन का आधार क्या है, किस तरह से पृथ्वी अपनी गति करती है, पृथ्वी पर मिट्टी कैसे बनी, पृथ्वी पर जीवों का जन्म कैसे हुआ, ये सब जानते हैं। आप भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि और लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल के अध्ययन से आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में भिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है।
तो ज्योग्राफी के तहत आप इन सब बातों को जान सकते हैं, किस तरह से ये सारी घटनाएं पृथ्वी पर घटती हैं, इसके लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण कैसे होता है, वर्षा कैसे होती है, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, ये सब हम जानेंगे। यह आपको मानचित्र में परिवर्तित गोलक यानी कि ग्लोब को समझने और धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। तो एक समरूप जो पृथ्वी का होता है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं, उसकी मदद से हम पृथ्वी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, संगणक मानचित्र कला यानी कि कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान और कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। तो बहुत बढ़िया बात यहाँ कही गई है। हमने अब क्या किया है कि कंप्यूटर का आविष्कार किया है। जो कार्य और जो गणनाएं हम स्लो करते थे, अब हम चुटकियों में करने लगे हैं। अब आपके मस्तिष्क में अलग प्रश्न होगा कि भूगोल क्या है। तो देखते हैं भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह सभी स्थानों पर समान नहीं है। इसके भौतिक स्वरूप में विभिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़, मैदान, घाटियाँ, पठार, झील, समुद्र, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी विभिन्नता देखी जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, सड़कों, नगरों, पतनों, रेल, बाजारों और मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। तो ये सब हमने अपने कौशल से किया है। हमने पर्वतों, पहाड़ियों, मैदानों, घाटियों, पठारों, झीलों, समुद्र, रेगिस्तान, इन सब का अध्ययन किया है और इनके वजूद का पता लगाया है, तथा हमने सांस्कृतिक विकास भी किया है। पहले हमारा जो जीवन होता था आदिम कालीन, उसमें हमने सुधार किया है। आगे बताया गया है, उक्त विभिन्नता में भौतिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि ये सभी जो भौतिक स्वरूप हुए हैं पर्यावरण में, इन सब का अध्ययन करते हुए हमने इन पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों और संबंधों को समझने का पूरा प्रयास किया है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। यानी कि यहाँ एक ऐसा हमने ड्रामा प्रस्तुत किया है, एक ड्रामा प्ले किया है जिसके कर्ता धर्ता हम मनुष्य हैं। हमने यहाँ पर सभी तरह की जो हमारी सांस्कृतिक और भौगोलिक तथा भौतिक स्वरूप है उनको बनाया है और आज हम इस कंडीशन में रह रहे हैं। भूगोल क्या है? इसका उत्तर अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल, भूमि गोल है और उसका अध्ययन करना है। सबसे पहले एक ग्रीक विद्वान हुए हैं 276 से 194 ईसा पूर्व पहले, जिनका नाम था इरेटोस्थेनीज, भूगोल शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो यानी पृथ्वी एवं ग्राफिक या ग्राफ्स यानी कि वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को हमेशा से ही मानव आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। पृथ्वी पर वो सारी दशाएं पाई जाती है जहां पर जीवन के लिए अनुकूल होती हैं, इसलिए पृथ्वी को मानव निवास के रूप में इसका अध्ययन किया गया है। मानव ने यहाँ निवास किया और अन्य जीवों को भी साथ लेकर के चला। आप इस तथ्य से
तो परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है। यथार्थता यानी कि जो आज का हमारा परिदृश्य है, जो स्वरूप है, वो बहुआयामी है, किसी एक आधार पर ऐसा बदलाव नहीं हुआ। तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है और पृथ्वी पर भी सभी तरह की आकृतियाँ, घटनाएं, जीव और भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। अतः ये जितने भी भूगोल की शाखाएं हमने पढ़ी हैं, इनके नाम आए हैं। हमारी पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में विभिन्नता पाई जाती है, अनेक तत्वों में समानता तथा तो विज्ञान की और भूगोल की इन सभी विभिन्न शाखाओं के तहत पृथ्वी के स्वरूप और उसके ऊपर पाई जाने वाली सभी जो जीव हैं और उनके तहत घटने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन करता है। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु और विधि तंत्र से भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक सामाजिक विषयों को सूचना आधार प्राप्त कर उनका संश्लेषण करता है। इन सभी शाखाओं के तहत भूगोल सूचनाएं आधारित जानकारी प्राप्त करता है और फिर उनका अध्ययन करता है। आगे बताया गया है, हमारी पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता पाई जाती है, अनेक तत्वों में समानता और कई में असमानता पाई जाती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर रहने वाले सभी जीव, पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वनस्पति आदि के बनावट, उनका जीवन, उनकी सांस्कृतिक संरचना, उनका समाज, उन सब के विषय में अध्ययन करना भूगोल के तहत आता है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो प्रत्येक तथ्यों को भूगोल अलग अलग करके उनका अध्ययन करता है, जानकारी जुटाता है। भूगोल वेता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। जैसे भूगोल पता करता है कि पृथ्वी के किसी हिस्से पर तेज हवाएं क्यों चल रही हैं, वर्षा क्यों हो रही है, भूकंप क्यों आ रहे हैं, दिन रात कैसे हो रहे हैं। ये सब बातें भूगोल पता करता है। उदाहरण के लिए फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, लेकिन यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, किसानों की क्षमता, व्यय क्षमता, बाजार में मांग, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। अतः भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्व या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्यकरण संबंध को ज्ञात करने में है। फसलें उगाना और उसकी मांग तथा उसकी खपत के विषय में अध्ययन करता है भूगोल, और फसलें कैसे उगती हैं, किस प्रकार से जीवन उत्पन्न होता है, किस प्रकार से भौगोलिक दशाएं हमारे जीवन को संभव बनाती है, इन सब का अध्ययन करता है भूगोल। एक भूगोलवेता तथ्यों की व्याख्या कार्यकरण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह सिर्फ व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, बल्कि तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। जब एक भूगोलवेता पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों, घटनाओं का अध्ययन करता है तो उससे केवल उसी विषय में जानकारी नहीं मिलती, उससे संबंधित अन्य जानकारियां भी मिलती हैं। भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य
स्थैतिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है भौतिक और मानवीय जो दोनों स्वरूप हैं वो पृथ्वी पर गति करते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी अथवा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के रुद्ध आबद्ध प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप कालांतर में बदलते रहते हैं। समय के अनुसार इनमें परिवर्तन आता रहता है। जैसे पहले आदि मानव था, उसके जीवन काल का उस समय अध्ययन किया जाए तो डिफरेंट था, और आज के मानव का जीवन काल बदल चुका है। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर आश्रित रहता था, और किंतु अब ऐसा नहीं है। हम निकट अगर हम देखें तो आज हम भयंकर गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया है। फ्रिज है, बाथिंग टब है, एसी है, बहुत से ऐसे साधनों को हमने जुटा लिया है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति और मानव के समग्र इकाई के रूप में अंत्य प्रक्रिया के अध्ययन में संबंधित है। तो यहाँ पर मानव और प्रकृति के सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उनके बीच होने वाली सहक्रिया का अध्ययन करता है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है और वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। मानव में इतना सामर्थ्य है कि पृथ्वी पर घटित घटनाओं से अपने आप को बचाने का प्रयास कर सकता है, उसको रोकने का प्रयास कर सकता है, अन्य जीवों के जीवन को जीने में उनकी मदद कर सकता है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत इसीलिए कहा गया है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। मानव ने प्रकृति के साथ अनुकूलन किया है, तालमेल बिठाया है, और उसके साथ रहते हुए वह प्रकृति को संभाल भी सकता है। जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी की खोज और प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश यानी कि प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में वर्धन कर लिया है। विभिन्न तकनीकों के माध्यम से प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं को चुनौती दी और प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का प्रयत्न किया। पहले गुफाओं में रहने वाला जो मानव था आज आलीशान महलों में रहता है, और पहले खाने के लिए भटकने वाला आदि मानव आज विभिन्न वस्तुएं और लजीज व्यंजन आराम से बना करके खा रहा है। मानव तकनीकी के निरंतर विकास के साथ अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन से मुक्त होने में सक्षम हो गया है। अब वह भौतिक पर्यावरण से ऊपर उठ चुका है। भूकंप हैं तो उसका समाधान ढूंढ लिया है। वह अपनी इच्छानुसार फसलें उगा सकता है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता में कमी की है। जो पहले हाथों से कार्य किए जाते थे, शारीरिक रूप से थका देने वाले कार्य होते थे, अब मशीनीकरण हो चुका है। मशीनीकरण के माध्यम से सरल कर लिया गया है। श्रम क्षमता को बढ़ाया है तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया है। उसने उत्पादन के पैमाने और श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि की है। तो उसने उत्पादन को बढ़ा दिया है और श्रम को और तीव्र कर दिया है। मशीनें आ जाने से वह प्रत्येक कार्य तीव्र गति से और ज्यादा मात्रा में करता है। एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से भौतिक पर्यावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को व्यक्त किया गया है। एक कवि ने प्रकृति और मानव के तथा प्रकृति के अनुसार बने भौतिक वातावरण के बीच एक गहरे संबंध का वर्णन किया है। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि
पहाड़, भूभाग एवं मरुस्थल का सृजन किया। मैंने फूल की क्यारियां और बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योग्यता का दावा करता है। तकनीकी से ही मानव ने ये सब किया है। कपड़े बनाए हैं, बर्तन बनाए हैं, खाना पकाने की विधि को सीखा है। बहुत से कार्य हैं जो मानव ने अपने कौशल से किया है और वह प्रकृति यानी कि गॉड से यह कहता भी है कि आपने ये सब बनाए हैं, पर्वत बनाए हैं, मैदान बनाए हैं, दिन रात बनाए हैं और मैंने ये सब चीजें बनाई हैं। उसके बाद उसने सभी स्थानों पर अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। अतः हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन नहीं होते और भूगोल इसी अंत्य प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के द्वारा क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान के रूप में इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। तो सभी अवस्थाओं में मानव ने अपने कौशल के अनुसार प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का प्रयत्न किया है और काफी हद तक वह इसमें सक्षम भी हुआ है। आगे बताया गया है, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। तो 3 प्रश्नों से ये संबंधित है भूगोल वैज्ञानिक रूप से। नंबर 1, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से संबंधित होते हैं जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। भूगोल क्या प्रश्न को साथ लेकर के चलता है। बात करें हम पॉइंट नंबर 2 की, तो इसमें क्या बताया गया है, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े होते हैं जो यहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं मिलती हैं। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका था। तो यहाँ पर 2 तत्व हुए हैं, भौतिक और सांस्कृतिक रूप से पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उनके संबंधों का अध्ययन करते हुए विज्ञान जो भूगोल है यहाँ अभी तक इतना ज़्यादा भौगोलिक एक वैज्ञानिक विषय नहीं बना था। नंबर 3 में देखते हैं, यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों और तथ्यों के बीच कार्यकरण से संबंधित है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो भी घटनाएं पृथ्वी पर घटित होती हैं जो क्यों प्रश्न से जुड़ा है। इसका मतलब है कि जो भी घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं, पृथ्वी पर घटती हैं, आसमान में घटती हैं, पृथ्वी के अंदर घटती हैं, उनके साथ क्यों जुड़ जाता है, यानी कि वो क्यों घटती हैं। नेक्स्ट, एक विषय के रूप में भूगोल का करोड़ क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं और गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप के संदर्भ में अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उन्हें स्पष्ट करता है और यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंत्य प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है। तो ये क्यों को साथ लेकर के चलता है कि कैसे ये घटनाएं घट जाती हैं और यह अध्ययन भी करता है, वितरण भी करता है, स्थिति भी देखता है, समायोजित यानी कि केंद्रीकृत भी करता है और सभी प्रतिरूपों को साथ लेकर अध्ययन करते हुए यह कारणों का, अंतर संबंधों का, उसके अंदर आने वाली सभी कारण संबंध जो हुए हैं उनका विश्लेषण करता है।
नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। समाकलन क्या होता है? समग्र यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो दूसरे विज्ञानों को भी समायोजित कर लेता है। इसके विषय में जानेंगे। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उनका अध्ययन करता है, उन पर सर्वेक्षण करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है। इसका मानना है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैज्ञानिक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। बताया गया है कि विश्व स्तर पर आज वैज्ञानिक रूप से कार्य किए जा रहे हैं। विज्ञान के विकास से जो भौगोलिक दशाएं हैं उनमें परिवर्तन आता जा रहा है और परिवहन के बेहतर साधनों और बढ़ती हुई गम्यता के परिणाम स्वरूप दूरियों में कमी आई है। सरण दिशा माध्यमों एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तीव्रता से आंकड़े गिने जाते हैं। तीव्रता से एक वस्तु दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का ट्रांसफर हो जाता है। प्राकृतिक तथ्यों और आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल यानी कि पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण की तकनीक ने बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। कहा गया है कि प्राकृतिक तथ्यों और आर्थिक विकास तथा सामाजिक पैरामीटर जो समाज का ढांचा है उसके अनुसार हमारे ये सभी कार्य अति शीघ्र हो जाते हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ संबंध है, जुड़ा हुआ है। भूगोल दूसरे विज्ञानों से, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से, प्राकृतिक अथवा सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है अथार्थता को ज्ञात करना। यानी कि अथार्थ का मतलब है कि अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको ज्ञात करना ही भूगोल का विषय क्षेत्र का हिस्सा है। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के सहचर्य को बोधगम्य बनाता है। भूगोल साइंस के साथ चलता है और साइंस भी भूगोल के साथ चलता है और ये किसी भी अध्ययन को सरल बनाते हैं। यहाँ पर चित्र भी दिखाया जाएगा आपको किस तरह से भूगोल अपनी शाखाओं के साथ में लेकर के कार्य करता है। भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध प्रदर्शित करता है ये चित्र जो हम देखेंगे। प्रस्तुत विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं क्योंकि उनके अनेक तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। जैसे अगर पृथ्वी का एक देश हम ले लेते हैं, एक क्षेत्र ले लेते हैं, भौगोलिक भारत को लेते हैं तो यह पता लगाता है कि भारत में जलवायु कैसी पाई जाती है। अलग अलग इन क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु पाई जाती है। कहीं गर्म है तो कहीं ठंडी है तो कहीं शुष्क है तो कहीं आर्द्र है। वहाँ पर अलग अलग मौसम पाए जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग स्थिति पाई जाती है। इन सब का अध्ययन करता है भूगोल। भूगोल स्थानिक संदर्भ में इन सब का पता लगाता है। अतः भूगोल न सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ जबरदस्त संबंध रहा है। अगर इतिहास ये बताएगा कि ये युद्ध वहाँ लड़ा गया था और इस तारीख को लड़ा गया था, तो भूगोल बताएगा कि इस युद्ध को जीतने में प्राकृतिक संभावनाएं किस तरह से अपना रोल अदा करती है। अगर भारत के लोग कोई युद्ध लड़ते हैं वो ठंडे, गर्म, शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में रह करके ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अगर देखा जाए कि बर्फीले क्षेत्र के लोग युद्ध लड़ते हैं, शीत क्षेत्र के लोग अफ्रीका में जाकर युद्ध लड़ते हैं, तो उनके लिए बड़ी परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि वो इस मौसम के आदी नहीं होते। और बताया गया है कि भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है बल्कि उन्हें समग्रता के में संकलित करता है, उनको बांधने का कार्य करता है। किसी क्षेत्र के
किसी क्षेत्र के अलग अलग तत्वों को इकट्ठा करके वहाँ की जानकारी को इकट्ठा करके उनको बांधने का प्रयास करता है भूगोल, और फिर बल्कि उन्हें बांधते हुए फिर नेता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे वह तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। कुछ उदाहरणों की मदद से यह संश्लेषण आसानी से समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को बदलने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। इतिहास बताएगा कि युद्ध कहाँ हुआ और कब हुआ, और यहाँ पर ज्योग्राफी जो भूगोल है वो बताएगा ये युद्ध कौन जीत सकता है, कौन जलवायु का फ़ायदा उठा सकता है, कौन इस तरह की मिट्टी में जी सकता है, कौन मौसमी दशाओं को झेल सकता है, ये सब भूगोल बताता है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दियों में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना, और क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करने से जो है भूगोल ने बहुत से राजा महाराजाओं को भी मदद की है कि उसके मंत्री जो भूगोलवेता होते थे वो उनको बताते थे कि हम किस क्षेत्र में जीत सकते हैं, वहाँ पर्वत है, दलदल है या बालू रेत है, ये सब बताते थे। तो ये भूगोल शुरू से ही अपना कार्य करता रहा है। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। वे नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा। यानी कि समुद्र का जो क्षेत्र है, भूगोलवेता ये भी बताते हैं कि उस क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र भौगोलिक जो क्षेत्र है या देश है वो अब ज़्यादा सुरक्षित होता है और वहाँ से शत्रु आक्रमण करने में इतना पारंगत नहीं होता। अगर हम विश्व की प्रमुख घटनाओं की चर्चा करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, किंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा भी प्रदान करते रहे हैं। हिमालय के क्षेत्र में जो दर्रे हैं वो विदेशियों के आने का साधन भी बने हैं और हिमालय ने हमारे देश की रक्षा भी की है। समुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौ संचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित अनेक एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में मदद प्रदान की है। तो इस तरह से जो विभिन्न आविष्कार किए हैं अलग अलग देशों ने, उससे उनको दूसरे देशों के साथ तालमेल बिठाने और अपने उपनिवेशीकरण यानी कि गुलाम बनाने में भी उन युद्धों में उनको मदद मिली है कि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिले हैं। तो बहुत से यहाँ पर आपको उदाहरण मिल जाएंगे। भारत का ही एक प्राचीन राज्य होता था चोल वंश, जिसने नाव को बनाया और नेवी सेना और नौसेना यानी कि समुद्री सेना का गठन किया, और जिससे उसने आसपास के जो भौगोलिक क्षेत्र थे, श्रीलंका को जीत लिया, मलेशिया को जीत लिया, इंडोनेशिया को जीत लिया, बहुत से ऐसे क्षेत्रों को जीता था। अब बताया गया है प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। तो ये सभी एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक दूसरे का अनुसरण करते हुए एक नया समाज निर्मित किया है। वनस्पति ने भी काफ़ी सहयोग किया है, आर्थिक क्रियाएं जो हुई हैं उसने भी स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास किया है और काफ़ी हद तक सफल हुआ है। और सांस्कृतिक जो हमारा रहन सहन है वो भी यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों
द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रतिफल होते हैं। तो यहाँ पर इन सभी के कार्य करने से बहुत सी घटनाएं घटती हैं, नव निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ए स्थान ब स्थान ये बांटे गए हैं। अक्सर नाम वर्ण की मदद से ये समझाने का प्रयास किया गया है। ए स्थान ब स्थान से 2000 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि ए स्थान ब से लगभग 4 घंटे दूर है। यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए या लगभग 19 घंटे दूर है यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। तो समय के आधार पर भी भूगोल जो है अध्ययन करता है। वह कंडीशन बताता है कि कहाँ पर कितनी देर में पहुँचा जा सकता है, किस माध्यम से हम जल्दी पहुँच सकते हैं या स्लो पहुँच सकते हैं। ये सारी बातें भूगोल बताता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। इस संबंध को 2 खंडों में बांटा जा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ बात बताई गई है कि प्रत्येक तकनीकी रूप से आविष्कार हमने जिन चीज़ों का किया है वो हमें प्रभावित करते हैं, हमारे काम आते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। भूगोल इस तरह से ही विज्ञानों को और उनकी शाखाओं को साथ लेकर के चलता है और फिर एक ऐसा परिदृश्य बना करके देता है जिससे हम अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहीं पर कोई फ्लाईओवर बन रहा है, पुल बन रहा है, तो वहाँ आर्किटेक्चर और इंजीनियर बाद में आएंगे। उससे पहले वहाँ पर नक्शा बनाया जाएगा, ज़मीन का अध्ययन किया जाएगा, मिट्टी का अध्ययन किया जाएगा, सारी चीज़ें देखी जाएंगी, वहाँ चट्टानें कैसी हैं और वहाँ का भूमिगत जल स्तर कितना है। ये सब बातें भूगोल पता करता है। फिर कहीं जाकर के विज्ञान अपना कार्य शुरू करता है और फिर वहाँ पर लेबर अपना कार्य करती है। तो आइए अब हम इस चित्र की मदद से भूगोल और इसकी शाखाओं को देखते हैं कि इसके तहत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं। तो भूगोल है, इसकी शाखाएं हैं जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, फिर है मृदा विज्ञान और मृदा भूगोल, है वनस्पति विज्ञान, पादप भूगोल और प्राणी विज्ञान, प्राणी भूगोल, फिर आता है स्थिति विज्ञान, मानव भूगोल और पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, सांस्कृतिक भूगोल, समाजशास्त्र, भौगोलिक चिंतन, दर्शन शास्त्र, सामाजिक भूगोल, समाजशास्त्र, ऐतिहासिक भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, जनसंख्या भूगोल, जननांकिकी, आर्थिक भूगोल, अर्थशास्त्र और आर्थिक सांख्यिकी। भूगोल में परिणात्मक प्रवृत्ति, गणित एवं खगोलीय भूगोल, भू विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान। ये सभी विज्ञान की शाखाएं भूगोल के साथ रहकर संपूर्ण हो सकती हैं। अकेला जल विज्ञान समुद्र का अध्ययन नहीं कर सकता। अकेला मृदा का विज्ञान मृदा का अध्ययन नहीं कर सकता। तो सभी बातें यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित हैं और बीच में जो धुरी है वो भूगोल है और ये सारे विज्ञान भूगोल के बगैर अधूरे हैं। अभी आपने देखा, मैं कुछ और बताना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि चंद्रयान 1, 2, 3 लॉन्च हुए, जिसमें 3 नंबर का जो चंद्रयान है हमारे जुलाई महीने में शुरू हुआ और अब वो सफल कार्य कर रहा है। आदित्य 1 भेजा गया है सूर्य का अध्ययन करने के लिए, वो भी सफलता से आगे बढ़ रहा है। चांद से पृथ्वी की दूरी बताता है और इस तरह से अंतरिक्ष में गैसें हैं, ताप है, हवाएं हैं या हवा नहीं है, अंधेरा है, बहुत सी बातें भूगोल ही वैज्ञानिकों को बताता है।
भूगोल के बगैर कोई भी अंतरिक्ष कार्य संभव नहीं है। भूगोल के बगैर कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। भूगोल के बगैर वनस्पति नहीं पनप सकती। भूगोल के बगैर कोई हवा, पानी और जो हमारे भूगोल के बगैर कोई तूफान का अध्ययन नहीं कर सकता, भूकंप का अध्ययन नहीं कर सकता। हालांकि बहुत सी शाखाएं हैं जहां पर भूगोल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, वहां इसको किसी दूसरे क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन भूगोल की आवश्यकता दूसरे क्षेत्रों को अवश्य होती है। तो ये समझने वाली बात है। भूगोल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें, मतलब कुछ नया सीखने का प्रयास करें। भूगोल हमें क्या सिखाना चाहता है, हमें एक तकनीक देना चाहता है। भूगोल के माध्यम से ही हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। हम सभी जीवों को संभाल सकते हैं, अपना जीवन उच्च कोटि का बना सकते हैं। भूगोल ही ये कहता है कि जब तीव्र गति से पानी बहता है तो वो मिट्टी को बहा ले जाएगा। भूगोल ही ये कहता है कि अगर आप बांध बनाएंगे तो कितना वजन वहाँ की जो भूमि है वो वहन कर पाती है। ये सारी नॉलेज हमें भूगोल के माध्यम से पता चलती है। तो डियर स्टूडेंट, हमारी ज्योग्राफी 11th क्लास की ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का ये पहला पार्ट आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि सेकंड पार्ट और भी उत्साह के साथ लाया जा सके। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दीजिए मुझे इजाज़त। मैं संजय कुमार फिर से यूज़फुल वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।